to the Big Leap Season 2. And today to take this discussion ahead and share very interesting insights on how partners can grow their business, I have with me Mr. Ramkrishna Gaikwad. Hello. Mr. Ramkrishna Gaikwad has been associated with our AMC since 2009. So it's more than a decade-old relationship with Mirae Asset. And thank you, sir, for giving us this faith entire over a period of more than 10 years. Throughout this period of more than 10 years, his commitment and passion towards our fund house has been quite commendable. One very interesting thing I want to share about Ram sir is that a lot of people may think that we may have to have clients in our own area or regions, but Ram sir is located in PCMC region of Pune, but he manages clients across country, and not only in India, he manages many clients abroad as well. And I think so it's going to be very important that we learn from him how we can, partners can learn how they can expand their business outside the geography limits that they work with. He has kept a goal for himself is to educate 500 more families in the coming 5 years and to help them achieve financial stability and freedom. So I'm very happy to say that Ram sir, this is something very interesting and very good initiative that you have taken, that you want to educate more than 500 families on financial stability and freedom. So welcome, Ram sir. Hello sir. I wanted to start with a very basic question कि आप ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे ज्वाइन हुए? इनिशियली जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट किया, तो उसके बाद रिजल्ट आने तक मैं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड में एक डीएसए के साथ ज्वाइन हुआ था 2 महीने के लिए। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम दिया पहले, और इंश्योरेंस के बाद फिर 2004 में मैंने एमपी का एग्जाम देके म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। लेकिन 2002 में दिसंबर में ही एक्चुअल मेरा फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री हुआ था एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर। अच्छा, तो आपने एकदम राइट टाइम पे म्यूचुअल फंड एंट्री की 2004, जब मार्केट ने जस्ट रैली करना चालू किया होगा। तो आप आपकी स्टोरी शेयर करोगे कि आपने आपके फर्स्ट 50 या 100 क्लाइंट्स कैसे एक्वायर किए और आपने कैसे ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को ग्रो किया? एक्चुअली इनिशियली डेज तब येलो पेजेस एक डायरेक्टरी आता था, एंड फोन डायरेक्टरी जो आता है और बिजनेसेस का येलो पेजेस, तो वहां से नंबर लेके कोल्ड कॉलिंग इनिशियली स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद अलग अलग एटीएम के बाहर रात को रुक के वहां से डेटा कलेक्ट किया था, एंड जो कारपोरेट है या आईटी इंडस्ट्री जो है पुणे की, वहां पर जो भी 5 स्टॉल है बाहर, वहां पर रुक के 1 पेजर बांट के वहां से डेटा लिया था। तो इनिशियली 100% कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस बिल्ड किया था। अलग ही एक्सपीरियंस था। रोड साइड स्टॉल, एक छाता लेके खड़े होते थे दिन भर, वैसे लीड जनरेट किए थे। आपने राम सर बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप इनिशियली स्टेज देखो तो थोड़ा एक टफ पीरियड रहता है, बट अगर आप अलग अलग टेक्निक्स यूज करें, जैसा राम सर ने उनकी 2-3 टेक्निक्स बताई, तो आपको क्लाइंट एक्विजिशन में हेल्प करेंगे। पर आपके जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने देखा था राम सर के आपके क्लाइंट्स नॉट ओनली पूना रीजन में, ऑल अक्रॉस इंडिया है, सम क्लाइंट्स इवन आउट ऑफ इंडिया, यू हैव क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल द पिन कोड्स ऑफ पूना एंड द पीसीएमसी रीजन। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने ये क्लाइंट एक्विजिशन कैसे जैसा आपने बताया कोल्ड कॉलिंग और ये सब किया, पर आपने कैसे स्केल इसकी बढ़ा दी और आप ये इतने क्लाइंट्स को अक्रॉस द कंट्री और आउटसाइड इंडिया को कैसे सर्विस कर रहे हो? अभी इनिशियली जब कोल्ड कॉलिंग के साथ बिजनेस बिल्ड हुआ टिल 2008, उसके बाद रेफरेंसिंग बढ़ते गया, और लास्ट 10 इयर्स में कोल्ड कॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी या मास एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा रेफरेंसिंग बिजनेस चल रहा है। और जैसे आपने बोला, वैसे एक्चुअल पूना से बाहर मैं कहीं घुमा ही नहीं हूँ आज तक, हैदराबाद कभी विजिट नहीं किया, लेकिन हैदराबाद में मोर देन 50 क्लाइंट्स आज भी है। अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से 22 स्टेट्स में क्लाइंट्स है, लेकिन मैं आज तक कहीं किसी मेजर सिटी में आज तक नहीं गया। इवन बॉम्बे में आज पिछले 10 साल से मैं
काम के लिए या क्लाइंट मीटिंग के लिए हार्डली 4 या 5 बार गया रहूंगा। बहुत सारे क्लाइंट को मैंने फिजिकली या पर्सनली फेस टू फेस मिला भी नहीं और वो भी मुझे नहीं मिले। फिर भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है या जिसने भी रेफरेंस दिया है कि इंटीग्रिटी और इथिक्स की ट्रस्ट बिल्डिंग पर, कि मतलब आपको जाके मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर एक बातों बातों में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और सब कुछ फाइनेंशियल एक ट्रस्ट पर ही होता है। तो वहां से क्या हुआ कि जो अब्रॉड के क्लाइंट है तो उन्होंने वहां के रेफरेंस दिए, या जैसे आंध्रा में क्लाइंट है या चेन्नई में क्लाइंट है तो वहां से उन्होंने उनके फ्रेंड को रेफर किया और एक ऐसा ब्रांड बन गया अभी कि रेफरेंसिंग में एक ही होता है कि तू एक बार सिर्फ राम से बात कर, आगे कुछ मत कर, सिर्फ राम से बात कर। तो वो जो बूस्टर डोज है तो वहां पर ही मेरा काम टोटली फिनिश हो जाता है। तो वो एक बहुत ही मतलब मेन स्ट्रेंथ या जो पॉजिटिवनेस बोलते हैं वो है कि क्लाइंट को इतना ट्रस्ट है कि वो उनके फ्रेंड या रिलेटिव को सिर्फ बोलते हैं कि राम से एक बार बात कर तू, बाकी इन्वेस्टमेंट कर मत कर लेकिन सिर्फ बात कर एक बार। करेक्ट। और वो बात हो ही जाता है। इसका मतलब है आपके काफी कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड है कि आपने उनको क्या टाइप का सर्विस दिया, एक्सपीरियंस दिया। आपको एक ये सवाल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर माइट बी फ्यू क्लाइंट्स जिसको कुछ ग्रीवियंस होती है या कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप कैसे उनकी ग्रीवियंस को मैनेज कर सकते हैं? वो अगर आप बताएंगे तो हम हमारे पार्टनर्स के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग हो जाएगी। ग्रीवेंस का तो इनिशियली क्या होता है कि जैसे क्लाइंट एक्वायर या एक्वाजिशन होता है तो वो इनिशियल प्रोसेस में ही जनरली आज तक मतलब पिछले 10-15 साल में ज्यादा क्वेरीज या इश्यूज नहीं आते मुझे, क्योंकि एक सिंपल प्रोसेस बिल्ड किया है। और जो भी छोटे या स्मॉल इश्यूज आते हैं तो वो जो भी मेरे एएमसी फ्रेंड्स है या वहाँ का टीम है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन मेजर ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि इनिशियल प्रोसेस में ही अगर सब कुछ ठीक किया तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे हम जीरो एरर पॉलिसी जो बोलते हैं वो अगर फॉलो की तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ इश्यू आने चाहिए या आते हैं, क्योंकि इवन मेरी 15 साल के करियर में आज तक मेजर इश्यूज या क्लाइंट क्वेरीज मेजर कुछ नहीं आए आज तक, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मे बी आई एम द लकीएस्ट पर्सन और जो भी होगा। लेकिन एक मैं बिलीव करता हूँ कि इनिशियल प्रोसेसेस पर कि अगर आपके प्रोसेसेस अच्छे हैं तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आने का चांस ही नहीं है। तो राम सर, जब आप क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हो या बोलते हो कि ये टाइप ऑफ फंड्स आपके लिए सूटेबल है, तो आप आपका प्रोसेस को कैसे चालू करते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, कैसे करते हो? और स्पेशली इन दिस करंट फेज, हाउ डू यू मैनेज क्लाइंट्स एसेट एलोकेशन सो दैट ये जो करंट अगर आप देखो मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है, तो क्लाइंट्स नर्वस ना होके अपनी गोल पे फोकस करके इन्वेस्ट करते रहे। तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें? इनिशियली मैं प्रिकॉशन क्या लेता हूँ कि जब फर्स्ट विजिट करता हूँ या फर्स्ट मीटिंग होता है क्लाइंट के साथ तो 99.9% वो क्लाइंट के घर पर ही विथ हिज फैमिली वैसे ही होता है। मेरे फर्स्ट कॉल में हस्बैंड एंड वाइफ होना वो कंपल्शन है। अगर वो दोनों नहीं बैठे हैं तो मैं कॉल जनरली नहीं करता, क्योंकि दोनों के गोल्स, दोनों के लॉन्ग टर्म व्यू या साइकोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं आगे जाके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ या डिस्कस कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि इनिशियली पूरा डेटा क्लाइंट से लेने के बाद वहां पर एक एज अ एडवाइजर हमें उतना समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट का नेचर क्या है। तो उस केस में एलोकेशन करते समय ही उसका जितना शॉर्ट टर्म जरूरत है, अगर उतने पैसे आपने लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर पार्क करके रख दिए और आगे जाके मार्केट आधा भी हुआ तो उस पैसे को उसको टच करने की जरूरत नहीं होती। तो आप इमरजेंसी में वो पैसा विड्रॉ करके आप उसकी नीड फुलफिल कर सकते हो। और जनरली फर्स्ट मीटिंग में ही अगर आपने क्लियर बोल दिया है कि पैसा आधा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, मतलब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके माइंड में आता है कि अरे राम ने पहले ही बोल दिया था
कि यहाँ पर एक सिंपल लाइन नहीं होगी, वो ईसीजी से भी हाई अप डाउन होगा। तो उस केस में क्लाइंट स्टिक रहता है और वहां पर मुझे नहीं लगता कि फिर क्लाइंट कभी पैनिक होगा। जैसे हम बोलते हैं कि मनी मैनेजर हम नहीं है, मैं तो खुद को बोलता हूँ कि मैं तो सिर्फ उसका साइकोलॉजी मैनेजर हूँ या बिहेवियर मुझे मैनेज करना है। रिटर्न कौन देगा, गॉड नोज, ओनली गॉड नोज, पता नहीं है और मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता रिटर्न। मुझे तो सिर्फ क्लाइंट का बिहेवियरल मैनेज करना है। और सर आपने एक बात बताई थी कि आप जब इनिशियल मीटिंग करते हो आप बोथ हस्बैंड वाइफ या फुल फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हो मीटिंग्स में? यस, 100%। आपके थॉट क्या है उसके बारे में, क्यों कर रहे हो आप ऐसे? इसमें क्या होता है एक्चुअल कि अगर हस्बैंड को चाहिए मर्सिडीज और वाइफ का नेचर वैसा नहीं है, वाइफ को चाहिए प्रॉपर्टी, तो इस केस में जब वो हस्बैंड बोलेगा कि मुझे मर्सिडीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वाइफ बोलेगी कि चुप बैठ, पहले अपने घर का देख ले। या वाइफ अगर एक्सपेंसिव है तो हस्बैंड बोलेगा कि अगर तू ऐसे ही रही, हमारे चाइल्ड एजुकेशन है या रिटायरमेंट गोल है वो फुलफिल नहीं होंगे। तो वहां पर इनडायरेक्टली हम जैसे इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन करते हैं, वैसे उनके दोनों के नेचर में मैं एसेट एलोकेशन करता हूँ या बैलेंसिंग करता हूँ। फिर आगे जाके क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन भी जाता है और हस्बैंड ने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है, तो वाइफ उससे झगड़ा करेगी कि तूने मेरी बात नहीं सुनी और तूने वो एडवाइजर की आराम की सुन के पूरा पैसा डुबा दिया। और वाइस वर्सा, दोनों भी हो सकता है। तो इस केस में दोनों के गोल्स क्या है, तो मेरे केस में क्या होगा कि उसके हस्बैंड वाइफ दोनों, और अगर पेरेंट है तो बेस्ट। तो वहां पर एक वो फैमिली का स्ट्रक्चर जो भी है वो स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हमें उस फैमिली को फिनेंशियली फ्री बनाना है। आगे जाके उनमें डिस्प्यूट नहीं आनी चाहिए कि पैसा डूब गया या पैसा बढ़ता नहीं, क्योंकि वो मेन जो हम बोलते हैं घर का नेचर, वो हमें संभालना, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है काम। और इसके लिए मुझे पूरी फैमिली चाहिए होती है। आपने राम सर बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उन क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, सो दैट आपकी पूरी फैमिली के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अगर आप समझ पाए तो पार्टनर्स कैन डू राइट एसेट एलोकेशन फॉर इन्वेस्टर्स और उनकी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, और एक जस्ट एडिशन इसी में कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे हो या पेरेंट के साथ बैठे हो उनके, तो वहां पर आपके लिए 4 लीड जनरेटिंग मशीन्स बैठी है सामने, क्योंकि वाइफ की फ्रेंड्स होंगी, उसके मायके वाले होंगे, हस्बैंड के फ्रेंड होंगे, उसके अदर रिलेटिव्स होंगे, पेरेंट के होंगे। तो आप जो एक आदमी के साथ कॉल कर रहे हो तो उसका लिमिटेड 20-25 लोग उसके क्लोज होंगे, लेकिन 4 लोगों के साथ अगर एक कॉल कर रहे हो तो आपके 100 डोर ओपन हो जाएंगे। परफेक्ट। आपने सर क्लाइंट रेफरेंसिंग का एक और अच्छा आइडिया दे दिया कि अगर आप ज्यादा जन को इन्वॉल्व करते हो तो आपको उतने रेफरेंसेस मिलना ज्यादा इजी है और ये आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू राम सर फॉर शेयरिंग दैट आइडिया। Ram sir, I had a question that 2020 was a very tough year for investors, mutual fund industry, because market की अगर आप volatility देखो तो बहुत ज्यादा रही है in this period। तो मेरे को समझना था राम सर आपसे कि अगर हमने देखा 2020 काफी टफ रहा है, 2021 में आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके इन्वेस्टर्स के लिए, या हाउ शुड पार्टनर्स अप्रोच इन्वेस्टिंग इन द ईयर 2021? तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा हमें, और एज अ पर्सनली अगर मेरे बारे में बोलूं तो मेरा बिजनेस सिर्फ क्राइसिस के टाइम पर ही ग्रो हुआ है। अच्छा। जैसे 2008 क्राइसिस के टाइम मेरा टोटल एयूएम था 4 करोड़, वो 2010 में हुआ 8 करोड़। अभी जैसे कोरोना के टाइम पर 83 करोड़ तक आया था नीचे, वहां से आज 152 करोड़। अच्छा, वेरी गुड सर। जब भी क्राइसिस होते हैं तब मेरा बिजनेस इंप्रूव होता है, बिकॉज ऑफ जस्ट एजुकेट टू माय इन्वेस्टर्स। मतलब एजुकेशन इतना दिया है पहले ही
कि क्लाइंट सामने से फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट 10 इयर्स का मैंने एक डेटा निकाला था मेरा कि 10 इयर्स में जितने क्वार्टर आते हैं उसमें हाईएस्ट मेरा नेट बाइंग जो पॉजिटिव सेल था वो था अप्रैल मई जून 2020। अच्छा, और मार्केट में फर्स्ट टाइम था, तब मेरे 10 साल का मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था एक क्वार्टर का बिजनेस, जो आज तक उतना बिजनेस मैंने किसी क्वार्टर में नहीं किया था। एक्सेलेंट सर। जैसा आपने बताया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज आप बहुत एजुकेट कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स ने एक क्वार्टर में आपको 10 साल जितना बिजनेस दे दिया। तो सर मेरे को पूछना था, आप आपके क्लाइंट्स को एजुकेट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेते हो या क्या स्टेप्स लेते हो, अगर आप हमसे शेयर कर पाए। तो जनरली स्टेप्स में क्या होता है कि एक तो बायस एडवाइस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ना इवन एज अ एडवाइजर। अगर मैं 100% इक्विटी में हूँ, आज तक मैंने एफडी जिंदगी में नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ने एफडी नहीं करना चाहिए। क्लाइंट के लिए जरूरी क्या है और उसको हर एक प्रोडक्ट, हर एक एसेट एलोकेशन के बारे में या एसेट के बारे में हमने अगर एजुकेट किया, प्रोज एंड कॉन्स, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है या नॉर्मल इंश्योरेंस है, तो वहां पर वो उसको कॉल लेने में हेल्प होगी। और उसके लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप आर्टिकल लिख के भेज सकते हो क्लाइंट को, एक नॉर्मल मैसेज भी पूरा उसकी लैंग्वेज में टाइप करके भेज सकते हो, और रेगुलर अप टू डेट अगर उसको कर देते हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो क्लाइंट अपने आप। और आज गूगल बाबा के कारण या गूगल अंकल के कारण कभी कभी हमसे ज्यादा नॉलेज क्लाइंट को होता है, तो वो जस्ट सेकंड थॉट के लिए हमारे पास आता है, और वो सेकंड थॉट के लिए हमारे पास उतना नॉलेज होना चाहिए, और क्लाइंट को वही प्रोवाइड करना है। सिर्फ एजुकेट करके छोड़ दो, आगे का फाइनेंशियल डिसीजन वो ले लेगा। और एज अ पर्सनली मैं हार्डकोर सेल्समैन नहीं हूँ, मैं कभी भी सेल्स के लिए नहीं जाता किसी क्लाइंट के साथ, सिर्फ वहां पर उसको एजुकेट करने जाता हूँ। और मेरा जो विजन है 2025 तक 500 फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योर करना है, तो वो सिर्फ मेरा विजन है, पैसा कितना आएगा मुझे पता नहीं। और कभी भी एवीएम या अपने इनकम के बारे में कभी भी मत सोचो। बाय डिफॉल्ट या बाय प्रोडक्ट अपना एवीएम ग्रो होगा, अपना इनकम ग्रो होगा। अगर उस पर फोकस किया तो फिर वहां पर challenges and issues तो आएंगे ही। I want to introduce to everyone today Rajneesh. Rajneesh is managing an important relationship of Ram sir since 2015. बहुत सिंपल शब्दों में यदि मैं उनके बारे में बोलना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल और सोशल पर्सन है। रिलेशनशिप बनाने में उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और ऐसी चीज़ें हमने बहुत बार एक एनकाउंटर की हैं जब भी हमारा एक्टिविटी या किसी और चीज़ रिलेटेड उनसे बातें होती हैं, और हम जब उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और ये राम सर की एक और अच्छी बात यह है कि वो जैसा डिस्कस भी कर रहे थे कि क्लाइंट्स को बहुत पर्सनल लेवल पे जाके उनसे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ जो चीज़ उन्होंने नहीं बताई है उनका इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे तरीके से वो उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ जो उनके पीयर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है, उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक पर्सनालिटी है राम सर के बारे में। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ पर्सनल फंड में, तो उनकी जो हॉबीज है बहुत ही इंस्पायरिंग है, लाइक रीडिंग बुक्स, लिसनिंग ओल्ड म्यूजिक और साइकिलिंग। साइकिलिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत सारी चीज़ें जो सीख सकता हूँ, उनमें से एक वो भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा उनसे सीखा है। और इस बारे में जो है मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि साइकिलिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा पैसन है, और वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर अ डे साइकिल चलाते हैं, और समटाइम तो सेंचुरी भी कंप्लीट कर देते हैं। सो ही अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग कस्टमर्स वेल्थ, उनका फोकस अपने हेल्थ पे भी रहता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। सो वेरी डिफरेंट थिंग अबाउट हिम। एंड उसके अलावा मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, ऑल हिज माइलस्टोन्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं अगले 5 साल के लिए। थैंक यू रजनीश। और राम सर, आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि आप 50 किलोमीटर्स, कभी कभी 100 किलोमीटर्स करते हो। ये बहुत मतलब हमारे सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है कि आप आपकी हेल्थ पे कितना फोकस कर रहे हो।
So I'm sure a lot of partners would have learned a lot from today's episode. So thank you, Ram sir, for sharing all the insights, and best of luck from Team Mirai for achieving your goal of educating 500 families. The way you are growing, I'm sure आप 500 फैमिली नहीं शायद 1000 families को ही educate कर पाओगे by 2025. So best of luck, sir, and hope to connect with you very soon and hear very inspiring stories from you, sir. Yes, thank you, Vaibhav sir, and all the best for you also for 2021. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.